अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एके कोचिंग सेंटर एंड माय नेम इज़ कामरान शाह। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्लास 11 केमिस्ट्री। चैप्टर 2 हमारे पास चल रहा है और चैप्टर का नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो के अंदर हमने एनर्जी की जो डेरिवेशन थी वो ड्राइव की थी, और आज की वीडियो के अंदर जो है हम लोग कैलकुलेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ अ रेडिएशन इमिट फ्रॉम एन इलेक्ट्रॉन, यानी कि फ्रीक्वेंसी की जो डेरिवेशन है उसको ड्राइव करने जा रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो का आगाज़ करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात अर्ज़ कर देता हूँ कि वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि 86% हमारी वीडियो के जो व्यूवर्स हैं वो अनसब्सक्राइब हैं, यानी कि उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया गया। तो एक ही सेकंड लगता है, तो हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम वीडियो की तरफ चलते हैं और बड़ी आपको आसानी से वीडियो ये जो डेरिवेशन है समझ आ जाएगी। आपने सिर्फ इतना करना है कि स्टार्ट से लेकर एंड तक वीडियो को देखना है। आई होप कि इंशाल्लाह ये वीडियो ये जो लेक्चर है, ये जो डेरिवेशन है, ये आपके फिंगर टिप्स पे आ जाएगी। आपने सिर्फ इसकी प्रैक्टिस करनी होगी और एग्ज़ाम में आप इसके पूरे मार्क्स ले सकते हैं। ठीक है, तो हमने करना क्या है इस डेरिवेशन के अंदर, जब भी इलेक्ट्रॉन जो है हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल के ऊपर आता है तो जाहिर सी बात है कि वो कोई ना कोई एनर्जी इमिट करता है या एब्जॉर्ब करता है। जब भी हायर से लोअर में आएगा तो एनर्जी इमिट करेगा, और जब लोअर से हायर में जाएगा तो कोई ना कोई एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब करेगा। अब वो यहाँ पर हम लोग वर्डिंग हमारे पास लिखी हुई है, व्हेन an electron jumps from higher energy to lower energy orbit। जब भी इलेक्ट्रॉन हमारे पास किसी हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट के अंदर जंप करेगा तो a definite amount of energy is emitted। एक डेफिनेट अमाउंट में या एक खास अमाउंट में एनर्जी जो है उसमें से इमिट होगी। और जाहिर सी बात है कि लेट सपोज मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ कि ये हमारे पास एक ऑर्बिट है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन हमारे पास यहाँ पर है, ये इस ऑर्बिट के अंदर मौजूद है और इसने जंप करके इस ऑर्बिट के अंदर आना है। ठीक है, लेट सपोज कि इस ऑर्बिट के अंदर जो है एनर्जी इसकी है 15 जूल। ठीक है, तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, लेट E1 बी द एनर्जी ऑफ N1 ऑर्बिट। ये हमारे पास क्या आ गया, N1, ये आ गया N2, ये आ गया N3, ये आ गया N4। ठीक है, तो E1 हमारे पास क्या है, एनर्जी ऑफ N1 ऑर्बिट, E2 N2 ऑर्बिट एंड सो ऑन। हम जितने भी ऑर्बिट बनाते जाएंगे एनर्जी हमारे पास आगे जाती जाएगी। सो लेट E1 बी द एनर्जी ऑफ N1 ऑर्बिट एंड E2 इज फॉर N2 ऑर्बिट। सो द एनर्जी इज रिटन एज, हमारे पास हमें पता है कि डेल्टा E किसके बराबर होता है, E2 माइनस E1 के बराबर होता है। जैसे मैं आपको बता रहा था कि अगर हमारे पास इस एनर्जी लेवल के अंदर या इस ऑर्बिट के अंदर जो एनर्जी है वो 15 जूल है और इसके अंदर हमारे पास एनर्जी जो है वो 10 जूल है। ठीक है, तो हम सिंपल से डेल्टा E मालूम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, E2 माइनस E1 कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 5 जूल। ये सिर्फ एग्जांपल के तौर पर, समझाने के तौर पर है कि अगर कोई एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल के ऊपर जब जंप करता है तो कोई एक डेफिनेट अमाउंट में एनर्जी रिलीज करता है, और अगर हम उसको इस इक्वेशन के मुताबिक अगर हम उसको जानने की कोशिश करें तो हम E2 माइनस E1 के थ्रू उसको पता लगा सकते हैं बड़ी आसानी से। ठीक है, अच्छा, लास्ट वीडियो के अंदर हमने एनर्जी की डेरिवेशन को ड्राइव किया था और मैंने आपको बताया था कि ये उस के लिए डेरिवेशन है कि लेट सपोज कोई इलेक्ट्रॉन किसी एनर्जी लेवल के अंदर या फिर शेल के अंदर या ऑर्बिट के अंदर मौजूद है तो उसके अंदर कितनी एनर्जी होगी। तो उसके लिए हमने एक इक्वेशन ड्राइव की थी और वो इक्वेशन थी द इक्वेशन ऑफ एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज दिस। ये इक्वेशन हम लोगों ने ड्राइव की थी, आखिर में हमें ये आंसर हमें मिला था। तो E बराबर है, यानी कि एनर्जी बराबर है माइनस एम ई की पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर H स्क्वायर और 1 अपॉन N स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू हमें प्रॉपर मिल चुकी थी लास्ट वीडियो में, जो लास्ट वीडियो में हमने एनर्जी की डेरिवेशन की थी। और अब हम इसी एनर्जी की डेरिवेशन को, इसी आंसर को जो है हम आगे फ्रीक्वेंसी को ड्राइव करने के लिए हम यूज करेंगे। सो
कंसीडरिंग द अबव इक्वेशन, ये जो अबव इक्वेशन है, ये जो आपको जाहिर सी बात है जब आप पेपर में कर रहे होंगे, मैं बुक के लिहाज से आपको नहीं पढ़ा रहा, क्योंकि बुक में तो ये पता नहीं कौन सी इक्वेशन इन्होंने दी हुई है, क्योंकि सारी इक्वेशंस के जो डेरिवेशन है एक साथ इन्होंने ड्राइव की हुई, तो उस तरीके से इन्होंने कुछ इक्वेशन का नाम दिया हुआ है। लेकिन अगर पेपर में आपके पास सिर्फ और सिर्फ एनर्जी की इक्वेशन आएगी या डेरिवेशन आएगी या फिर फ्रीक्वेंसी की डेरिवेशन आपको ड्राइव करने के लिए आएगी, तो आप उस तरीके से तसलसल तो बरकरार नहीं कर सकते। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, कंसिडरिंग द अबव इक्वेशन द एनर्जीज in n1 and n2 orbit of an hydrogen atom is written as। याद रखिएगा ये बोहर की जितनी भी जो थ्योरी है या जितनी भी इसकी जो डेरिवेशन है, ये सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर अप्लाई होती हैं? हाइड्रोजन एटम के ऊपर अप्लाई होती हैं, हीलियम आयन के ऊपर अप्लाई होती हैं या लिथियम आयन के ऊपर अप्लाई होती हैं, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है कि E1 की और E2 की वैल्यूज यहां पर पुट कर देनी, जैसा कि मैंने आपके सामने E1 की और E2 की वैल्यू पुट की है। सो E1 इज इक्वल्स टू माइनस m की पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर 1 अपॉन n स्क्वायर फॉर फर्स्ट ऑर्बिट, यानी n1 ऑर्बिट। ठीक है, क्योंकि एनर्जी फॉर फर्स्ट ऑर्बिट था तो मैंने यहाँ पर n के साथ 1 लगाया है, और E2 की वैल्यू भी हमारे पास सेम रहेगी, माइनस m e की पावर 4 8 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर, और यहाँ पर आप चेंजिंग दे सकते हैं कि 1 अपॉन n स्क्वायर, यहाँ मैंने n के साथ 2 लिखा है क्योंकि सेकंड ऑर्बिट के लिए हमारे पास है। ठीक है, सो नाउ इसी वैल्यू को, ये जो दो वैल्यू है, हमने इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करना है और देखते हैं कि हमारे पास आंसर क्या आता है। ठीक है, तो डेल्टा ई हमारे पास किसके बराबर है? यहाँ पर मैंने आपके सामने E1 की वैल्यू E2 की वैल्यू यहाँ पर लिखी है, क्योंकि हमें सबसे पहले E2 माइनस E1 करना है। तो डेल्टा ई किसके बराबर है? यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट मैंने आपके सामने लिखा है, और बड़ा यहाँ पे डेल्टा ई बराबर है माइनस ई की पावर 4 माइनस एम ई की पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर, और ये वैल्यू पूरी मैंने आपके सामने लिख दी, माइनस E2 किसके बराबर, ये E2 की वैल्यू है, ये E1 की वैल्यू है। E1 की वैल्यू सेम हमारे पास है, सिर्फ यहाँ पर m की जगह क्या आ जाएगा? हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं डेरिवेशन के अंदर। हम लोगों ने सिंपल सिर्फ क्या करना है, डेल्टा ई में E2 की वैल्यू हमने सेम पुट करनी है, ये माइनस और ये माइनस आपस में क्या हो गए? माइनस माइनस प्लस हो गए। तो अब हमने बीच में क्या डालना है? प्लस का निशान डालना है। अब यहाँ पर m के साथ माइनस नहीं रहेगा, क्योंकि ये माइनस माइनस क्या हो गए? प्लस हो गए। तो m e की पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर 1 अपॉन n स्क्वायर 1। ठीक है, ये वैल्यू हमने इस तरीके से लिख ली। अब आपने क्या करना है, इस टर्म को पहले लिखना है और ये माइनस वाली टर्म को बाहर लिखना है। ठीक है, दूसरे नंबर पे लिखना है। तो इस टर्म को जब हमने पहले लिखा यहाँ पर, तो यहाँ पर m e की पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर 1 अपॉन n स्क्वायर 1, और अब यहाँ पर ये जो माइनस था हमारे पास, इसको हमने बाहर कॉमन ले लिया है। ठीक है, तो इस प्लस की जगह यहाँ पर माइनस आ गया, तो m e की पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर 1 अपॉन n स्क्वायर 2, ये वैल्यू हमारे पास पूरी आ गई। अब इस वैल्यू के अंदर देखें कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें कॉमन आ रही हैं, उनको हमने कॉमन ले लेना है। यहाँ पर भी m e की पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर, ये यहाँ पर भी हमारे पास सेम है, और इस वैल्यू के अंदर भी हमारे पास m e की पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर यहाँ पर हमारे पास क्या है? कॉमन है। तो हमने इन दोनों में से इसको कॉमन ले लिया। यहाँ पर डेल्टा ई बराबर आ गया m e की पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर, ये पूरा कॉमन आ गया, दोनों को हमने एक जगह लिख लिया, और 1 अपॉन n2 1 माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर 2, ये दोनों वैल्यू हमने आपस में क्या कर दी? माइनस कर दी। तो इस तरीके से हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, और इस इक्वेशन से हम किसी भी एनर्जी लेवल के कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन हायर जो है ऑर्बिट से जब लोअर ऑर्बिट के अंदर जब जंप करेगा, तो हम उसकी जो है एनर्जी ड्राइव कर सकते हैं और फ्रीक्वेंसी भी ड्राइव कर सकते हैं। तो आगे हम चलते हैं इसी इक्वेशन के अंदर। तो दिस इक्वेशन, अब ये जो इक्वेशन हमारे पास आई है मेन इक्वेशन, ये इक्वेशन इज यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट। जब भी इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट की जानिब जाएगा, तो उसमें कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है या कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, वो हम इसके थ्रू पता लगा सकते हैं। लास्ट टाइम हमने
सॉरी m e की पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर की वैल्यू जो हम लोगों ने कैलकुलेट की थी तो वो हमारे पास आई थी 2.18 एक्सपोनेंट की पावर -8, ये वैल्यू हमारे पास पूरी आई थी। और यहाँ पर भी हमने क्या कर दिया, डेल्टा ई, और यहाँ पर इस पूरी की पूरी टर्म की जगह इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी। और ये जितना भी जो हम लोगों ने इस वीडियो के अंदर या इस लेक्चर के अंदर फ्रीक्वेंसी की डेरिवेशन के अंदर जो हम लोगों ने ड्राइव किया है, इसको हमने यहाँ पर लिख लिया। एंड दिस इक्वेशन इज फॉर जूल पर एटम। ठीक है, जूल पर एटम जब भी हमें मालूम इस जो यूनिट के अंदर जब हमें मालूम किया जाएगा तो हम बड़ी आसानी से इस फॉर्मूले के थ्रू हम मालूम कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने एनर्जी तो मालूम कर ली, लेकिन हमसे मेन चीज़ क्या पूछा गया कि हमसे फ्रीक्वेंसी पूछी गई है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि अगर आपसे सिर्फ एनर्जी के बारे में पूछा जाएगा तो यहाँ तक ही सिर्फ आपने डेरिवेशन करनी है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि हायर एनर्जी ऑर्बिट से या लोअर एनर्जी ऑर्बिट तक कोई एटम जंप करता है तो उसके अंदर एनर्जी की कितना चेंज आता है, कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब होती है या कितनी एनर्जी रिलीज होती है, तो आपने यहाँ तक करना है। लेकिन अगर वो आपसे फ्रीक्वेंसी भी पूछते हैं तो फिर आपने इससे अगला स्टेप भी लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इफ, अब ये जो है हम इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं इफ इक्वेशन नंबर 1 डेल्टा ई इज द एनर्जी डिफरेंस ऑफ फोटोन, जाहिर सी बात है जो एनर्जी इमिट हो रही है वो इन द फॉर्म ऑफ फोटोन हो रही है। हम लोग इससे पहले भी डिफरेंट लेक्चर्स के अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि एनर्जी जो है इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स या इन द फॉर्म ऑफ क्वांटा फोटोन की शक्ल में वो रिलीज होती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इफ इन इक्वेशन 1 डेल्टा ई इज द एनर्जी डिफरेंस एज फोटोन, इट वुड हैव अ फ्रीक्वेंसी न्यू। ये फ्रीक्वेंसी का साइन है हमारे पास, मैं ब्लू से लिख देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये हमारे पास क्या है, न्यू का साइन है। सो एंड अकॉर्डिंग टू प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, हमारे पास प्लांक्स क्वांटम थ्योरी के मुताबिक डेल्टा ई इज इक्वल्स टू एच न्यू के बराबर है। तो इक्वेशन नंबर 1 को, ये जो इक्वेशन हमने यहाँ पर ड्राइव की है इक्वेशन नंबर 1, इसमें हम लोग ये सारी इसके थ्रू हम लोग पता करके देखते हैं कि क्या वैल्यू हमारे पास आती है। ठीक है, तो डेल्टा ई किसके बराबर है, एच न्यू के बराबर है। तो डेल्टा ई की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एच न्यू लिख सकते हैं। और किसके बराबर है, ये जो वैल्यू पूरी हम लोगों ने ड्राइव की है, ये हम लोगों ने पूरी की पूरी वैल्यू यहाँ पर डाल दी। m e की पावर 4 h एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर 1/n स्क्वायर 1 माइनस 1/n स्क्वायर 2। ठीक है, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, सेकंड ऑर्बिट के लिए हम लोगों ने पूरी इसको ड्राइव कर दिया। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पर क्या मालूम करना है, फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है। तो फ्रीक्वेंसी के लिए यहाँ पर ये जो h है इसको हमने हटाना पड़ेगा यहाँ से। तो ये h यहाँ पर फ्रीक्वेंसी के साथ क्या हो रहा है, न्यू के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे ही ये h यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो नीचे जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर हम न्यू इज इक्वल टू m e की पावर 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h क्यूब हो जाएगा ये, क्योंकि ऑलरेडी h हमारे पास कितने थे, स्क्वायर थे, 2h थे। जब ये h भी नीचे आया, डिवाइड हुआ, तो h की पावर 3 हो गई। और ये हमारे पास वैल्यू 1/n स्क्वायर 1 माइनस 1/n स्क्वायर 2, ये वैल्यू हमने पूरी की पूरी जो वहाँ से आ रही है पूरी की पूरी यहाँ पर लिखी है। और अब फ्रीक्वेंसी के लिए हम लोगों ने मालूम किया है, तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट आपको अच्छे तरीके से पता है कि हमारे पास क्या होती है, हर्ट्ज होती है। ठीक है, इससे रिलेटेड अगर कोई न्यूमेरिकल भी आएगा तो आप इस फॉर्मूले के थ्रू वो न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर सकते हैं। आपको यहाँ तक आने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपसे डेरिवेशन के अंदर ये पूछा जाता है और कहा जाता है कि आपने फ्रीक्वेंसी की जो न्यू की वैल्यू है वो भी ड्राइव करनी है, तब आपने यहाँ तक इक्वेशन जो है वो डेरिवेशन है वो ड्राइव करनी है। अगर आपसे सिर्फ एनर्जी के बारे में पूछा जाता है कि कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी या कितनी एनर्जी इमिट होगी, तो आपने सिर्फ यहाँ तक करना है। और अगर आपकी बुक के अंदर जो न्यूमेरिकल्स हैं वो भी आपको बड़े आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि हमें कोई न्यूमेरिकल दिया गया है कि अगर कोई एटम है, एक एटम है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन n5 यानी 5th ऑर्बिट से
n2 के अंदर आना चाह रहा है या n3 के अंदर आना चाह रहा है तो वो कितनी एनर्जी जो है इमिट करेगा। तो सिंपल आपने इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके बआसानी वो आंसर आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके 2 मिनट के अंदर आपका आंसर आ जाएगा, तो आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये जो लेक्चर था, ये जो फ्रीक्वेंसी की डेरिवेशन थी आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगर इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो लाजमी आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आगे की डेरिवेशन को ड्राइव करेंगे, इस चैप्टर को आगे लेके जाएंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।